नमस्कार दोस्तों, लकी मॉडल इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। कल हम लोग हिंदी व्याकरण का पहला क्लास पढ़े थे, जो कि भाषा, स्वर, व्यंजन, लिपि इत्यादि को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर से। कल हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़े थे, आज हम लोग स्वर के भेद पढ़ेंगे। लेकिन हम जब ऑफलाइन में बच्चों को कुछ बच्चियां आती है डीएलएड वाले, उनका सेट देखे, प्रैक्टिस सेट, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि अविनाशी किसे कहते हैं। अविनाशी किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन दे दिया था आपको स्वर, व्यंजन, वर्ण या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसका सही उत्तर वर्ण होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग विस्तार से स्वर के बारे में जानते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, आपसे टीचर पूछते होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, और आपका जवाब आता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब अगर हम बात करें कि सर ये बता दीजिए कि वर्ण अविनाशी कैसे होगा, या और कोई वर्ण के बारे में विशेषता है तो बता दीजिए। आइए देखते हैं। अविनाशी, वर्ण को अविनाशी क्यों कहा जाता है? अ का मतलब होता है नहीं, और विनाश का मतलब होता है बिखरना या टूटना। अब जो नहीं टूटने वाला है वो हमारा वर्ण है। जो नहीं टूटने वाला है वो हमारा वर्ण है, क्योंकि बचपने में हम पढ़ लेते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वर्ण तो एक अविनाशी हो गया। दूसरा कि हम इसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। और एक हम तीसरा पॉइंट आपको बता दें कि और क्या है सर, वर्ण के बारे में जरा बता दीजिए। तो वर्ण के बारे में बता दें कि यह वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, तो आपका जवाब आएगा कि सर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है सर, वह वर्ण होती है। आइए, वर्ण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो शुरू होने से पहले ही बोला था कि हम लोग स्वर से शुरू करेंगे, स्वर के बारे में जाने। कल हम बताए थे कि स्वर और इसकी संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है।
कल हम बताए थे आपको कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या जो है वह 11 होती है। कल हम लोग यहाँ तक जान चुके। स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि सर बताइए स्वर के भेद कितने हैं, यानी स्वर के भेद कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं सर? तो स्वर के 2 भेद होते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर ये बता दीजिए स्वर के 2 भेद कौन कौन होते हैं, तो आप लिखिए पहले मूल स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। स्वर के 2 भेद कौन सा हम बताएं, तो मूल स्वर और दीर्घ स्वर, जो कि स्वर के 2 भेद हैं। याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, एक मूल स्वर और एक दीर्घ स्वर। आइए मूल स्वर के बारे में कुछ और जानते हैं कि मूल स्वर का अन्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा, मूल स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर को जो है लघु स्वर भी कहा जाता है। जी सर, जी सर। हाँ गया था, लेकिन अभी छुट्टी दे दी है हम शाश्वत को। मार्केट जाना है हमको। मूल स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। अब कहिए कि सर जी और कोई नाम है क्या, तो हम कहेंगे कि हाँ और कोई नाम है। मूल स्वर को लघु स्वर तो कहते ही कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो अब या तो मूल स्वर कहिए, या तो लघु स्वर कहिए, या तो ह्रस्व स्वर कहिए, बात यहाँ आपका आएगा एक ही। या तो मूल स्वर कहिए, लघु स्वर कहिए, या ह्रस्व स्वर कहिए, ये बात आएगा एक है। अब आपके दिमाग में आएगा एक बात कि सर कल तो आप बताए थे कि स्वरों की संख्या 11 होती है, आज आप बता रहे हैं मूल स्वर और दीर्घ स्वर, जरा इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। आप देखिए, सबसे पहले पढ़ लीजिए अ आकार आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। अब आप कहिएगा सर जी कि अन कहाँ गया? अन और अस्वर, अन और विसर्ग कहाँ गया? उसको छोड़ दिए, 2 को हटा दिए सर जी। 2 के बारे में बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अभी हम जो बता रहे हैं वो अ से लेके औ तक। अभी हम बोले थे कि मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। ये मूल स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर जो है एक ही व्यक्ति का नाम है। आप मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं और मूल स्वर को दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। सॉरी, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं और मूल स्वर को लघु स्वर भी कह सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर जी अब बता दीजिए कि मूल स्वर कौन कौन है। बता देते हैं मूल स्वर कौन कौन है। तो मूल स्वर होता है अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। ये क्या हो गया? मूल स्वर। अब यहाँ पर एक बात तो आपको पता चल गया होगा कि अ, ई, उ, री जो है यह मूल स्वर है, और यह मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या 4 है। अब एक बात बताइए कि जब हम यहाँ से मूल स्वर को हटा देते हैं, यानी मूल स्वर को ले लेते हैं, हमने क्या बताया? अ है, ई है, उ है और री है। ये 4 मूल स्वरों को हमने ले लिया।
अब आप बताइए कि 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहिएगा सर जी 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा। अब आपके दिमाग में तो एक बात चल रहा होगा कि अगर टोटल स्वर 11, कुल स्वर सर जी 11 बताए हैं और 4 को अगर मूल स्वर निकल गया तो दीर्घ स्वर तो 7 को बचेगा। दीर्घ स्वर जो है वो तो 7 को बचेगा सर जी, तो आप भी कह सकते हैं। अब कहेंगे हम कि बताइए कौन कौन बचा, तो आप कहिएगा कि सर जी यहाँ अ ले लिए, ई ले लिए, उ ले लिए, री ले लिए, तो इसको छोड़ के जो बचेगा वो दीर्घ स्वर होगा। इसको छोड़ के जो बचेगा वही दीर्घ स्वर होगा। बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। अब ये तो पता होगा कि कुल संख्या 11, अगर मूल स्वर 4 को तो दीर्घ स्वर क्या है 7 को। दीर्घ स्वर कितना 7 को। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर 11 में से 4 को निकल गया तो 7 को बचा, और 7 को कौन कौन बचेगा, तो आ बच जाएगा, ई बच जाएगा, उ बच जाएगा, ए बच जाएगा, ए बच जाएगा, ओ बच जाएगा और ओ बच जाएगा। यही बचेगा, बचेगा या नहीं, बच जाएगा। अगर कुल स्वरों की संख्या 11 है और मूल स्वर 4 गो, तो दीर्घ स्वर का है 7 गो। अब अ से अ तक तो आपको पढ़ने आता होगा। अ ई उ री निकाल के हटा दीजिए मूल स्वर में, तो जो 7 गो बचेगा वो आपको दीर्घ स्वर हो जाएगा, वो आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। होगा कि नहीं? आइए अब हम लोग और आगे जानते हैं और आगे जाते हैं। अब अगर यहां आएंगे हम लोग, तो जैसे स्वर के 2 भेद हम आपको बता दिए थे कि स्वर के 2 भेद, जैसे मूल स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, वैसे ही दीर्घ स्वर के भी 2 भेद होते हैं। अब अगर आपसे हम यहाँ बोले कि लिखिए दीर्घ स्वर के भेद, दीर्घ स्वर के कितने भेद, दीर्घ स्वर के कितने भेद, तो आप कहिएगा सर जी दीर्घ स्वर के 2 भेद। पहला हो जाएगा आपका सर जी मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा हो जाएगा आपका संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के भी 2 भेद कौन कौन, तो एगो मूल दीर्घ स्वर और एगो संयुक्त दीर्घ स्वर। अब हम बात करेंगे कि सर ये बता दीजिए कि मूल दीर्घ स्वर क्या होता है और संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होता है। आइए अगर हम बात करेंगे हम मूल दीर्घ स्वर की, मूल दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। ऐसे ऐसे दीर्घ स्वर, ऐसे दीर्घ स्वर जो कि समान मूल स्वरों को कहाँ गया भाई, मिट गया, फिर से लिखिए। अगर हम बात करेंगे मूल दीर्घ स्वर, किसी की बात हो रही थी, किसी तरह से हाथ फेंक गया, हाथ इसमें टच हो गया और ये जो है इसका कहानी खत्म हो गया।
दीर्घ स्वर ऐसे, बड़ा दिक्कत हो रहा है भैया। लिखिए, ऐसे दीर्घ स्वर ऐसे दीर्घ स्वर जो कि मूल समान स्वरों को आपस में जुड़ने से बनता है। अब आप कहेंगे कि सर जी ये परिभाषा तो हमको समझ में नहीं आया। जो आप बोले कि ऐसे दीर्घ स्वर जो मूल स्वरों को, समान मूल स्वरों को आपस में जुड़ने से बनता है, आइए बताते हैं आपको। मान लिया जाए कि ये अ है और अ जोड़ अ जब कीजिएगा तो ये बन जाएगा आ। अ जोड़ अ जब अ में अ जोड़िएगा तो यह बन जाएगा आ। ई में ई जोड़िएगा तो ये बन जाएगा ई, यानी दीर्घ ई हो जाएगा, बड़े ई हो जाएगा। और ऊ में ऊ जोड़िएगा तो ये भी बड़ा ऊ हो जाएगा। अभी हम फॉर्मूला में लिखवाए थे कि समान स्वर, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ये अ और अ एक जैसा है या नहीं? एक जैसा है, एक समान है। तो ये दोनों एक समान स्वर जुड़ा, यानी अ और अ जब जुट गया तो आ बन गया। ई और ई जुट गया तो बड़की ई बन गया। ऊ और ऊ जुट गया तो दीर्घ ऊ बन गया, यानी बड़का ऊ बन गया। अब ये जो अभी हम आपको बताएं मूल दीर्घ स्वर, ये मूल दीर्घ स्वर की संख्या आप यहीं से निकाल सकते हैं, 1 2 3। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी तो आप कहिएगा कि मूल दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो 3 हो जाएगी। मूल दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो 3 हो जाएगी। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि जो दीर्घ स्वर की संख्या है वो कितना है भाई? तो 7 है। 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी थी? 7 थी, क्योंकि 4 को तो आपको ले लिया था मूल स्वर। 4 को तो आपको मूल स्वर ले लिया था। दीर्घ स्वर की संख्या जो थी वह आपकी 7 थी। अब 7 में भी 3 को निकल गया। कौन कौन निकल गया? लिख लेते हैं हम यहाँ पे, आ ई उ, आ ई उ, ए ऐ ओ औ। अब इसमें से अगर मेरा आ ई और उ निकल जाए तो बचेगा क्या मेरे पास? 4, यानी ए ऐ ओ औ। क्या बचेगा? 4 को बचेगा। अब जब 4 को बचेगा तो यही जो है संयुक्त दीर्घ स्वर होगा, क्योंकि मूल स्वर में हम लोग का 3 को तो निकल गया मूल दीर्घ स्वर में। अब जो 4 को बचेगा वही ना संयुक्त दीर्घ स्वर होगा। आइए
एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है कि सर मूल स्वर का अन्य नाम क्या है? मूल स्वर का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? आइए, तो जो मूल स्वर का अन्य नाम होता है वह होता है सजातीय। क्या होता है? सजातीय। बालक आवाज मत करो, वहां बात मत करो। सजातीय। अब सजातीय क्यों? क्योंकि देखिए, आखिर मूल स्वर को सजातीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए अ और अ मिल करके ही बन रहा है आ। अ और अ मिलकर क्या बन रहा है? तो अ और अ मिलकर के आ बन रहा है। अ और अ मिलकर क्या बन रहा है? तो अ और अ मिलकर के आ बन जाएगा। अब जब ये अ और अ मिलके आ बन रहा है तो आप हमको एक बात बताइए कि यह जो मिल रहा है ये और अ, ये अ और अ, ये दोनों एक जात है, दोनों आ है। ये दोनों जो है एक जात में विवाह कर रहा है। ये दोनों जो है एक जात में विवाह कर रहा है, और जो एक जात में विवाह करता है उसको हम क्या कहते हैं? वो स्वजातीय है, यानी मेरा अपना जात है, मेरा अपना जात है, इसलिए इसको हम सजातीय कहेंगे। इसलिए हम इसको सजातीय कहेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर के पास। संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर के पास चलते हैं। आइए संयुक्त दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। इसका परिभाषा, दो भिन्न स्वरों को आपस में मिलने से बनता है। यह स्वर जो है दो भिन्न स्वरों को आपस में मिलने से बनता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि सर जैसे बता दीजिए कि आखिर कौन कौन से स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगा। अब जैसे हम बताते हैं अ और ई को जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए। अ और ए को जोड़ लीजिएगा तो यह हो जाएगा ऐ। अ और उ को जोड़ लीजिएगा तो यह हो जाएगा ओ, और अ और ओ को जोड़ दीजिएगा तो यह हो जाएगा औ। अब यहां से एक चीज आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, जो हम मूल दीर्घ स्वर में बताए थे समान स्वर, और यहाँ परिभाषा में था दो भिन्न स्वर, दो अलग अलग स्वर। आइए दिखाते हैं आपको दो अलग अलग स्वर। अब जैसे आप देखिए यहाँ अ है और यहाँ ई है, ये दोनों अलग हुआ या नहीं हुआ? यानी दोनों अलग अलग स्वर हुआ। अ भी अलग है, ई भी अलग है, और अ और ई मिल रहा है तो ए बन जा रहा है। तो जब अ और ई दोनों अलग अलग मिल के बन रहा है तो अगर हम मूल दीर्घ स्वर को सजातीय कह सकते हैं, तो आप बताइए कि संयुक्त दीर्घ स्वर को क्या कहेंगे? विजातीय कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जो शादी कर रहा है ये दूसरा जात से कर लिया। ये कौन जात से कर लिया? दूसरा जात से कर लिया। वो दोनों शादी अपने जात में किया तो सजातीय हो गया, आई दूसरा जात से कर लिया तो ये विजातीय हो गया। अब जैसे देखिए ना, ये अ भी अलग है और ये भी अलग है, ये दोनों दूसरा जात है, ये दोनों दूसरा जात है। आई दोनों दूसरा जात है तो ये क्या हो जाएगा? मिल के एगो ए बन जा रहा है।
और जब ये दोनों दूसरा जात है, दो को अलग अलग स्वर मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विजातीय, यानी एक जात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब बता दे जरा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे अ आ इ ई, तो वहां दो को हम लोग छोड़ चुके थे, एगो अन स्वर अन, एगो अस्वर अ। अब आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो अन और अ है बालक, ये अन और अ को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह। मतलब सीधा सा है कि यह हमारे साथ तो रहेगा लेकिन हम में जुड़ेगा नहीं। यह हमारा साथ रहेगा, हम में जुड़ेगा नहीं। मान लिया जब हम लिख देते हैं अयोगवाह, फिर से समझा देते हैं। अ का मतलब होता है नहीं और योग का मतलब होता है जोड़। यानी ये आपके साथ तो रहेगा लेकिन कहता है कि हम नहीं जुड़ेंगे, हम काउंट नहीं होंगे। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अन अ जब पढ़ेंगे तो हमको अन अ पढ़ना, लेकिन तुम 13 नहीं। जब तुमसे कोई पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो तुम बताना कि स्वरों की संख्या 11 है, हमको मत गिनना। अब सवाल है काहे नहीं गिनना? देखिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये लड़का है, ये एक लड़का है, ये लड़का बीमार पड़ गया, किसी कारण से यह बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो हॉस्पिटल चला गया। और जब यह हॉस्पिटल गया, तो इस लड़का के कुछ मित्र देखने आए इसको। जब कुछ मित्र देखने आए इसको, तो इसके पास 6 मित्र आए। कितने आए? कुल 6 मित्र आए। और जब इसके पापा आए और पूछे कि तुम्हारे पास कितने मित्र तुमको देखने आए थे, तो ये लड़का बताया कि पापा हमको तो 4 मित्र देखने आया था, बाकी सब धोखाबाज है, हमको धोखा दे के चल गया, हमसे मिलने कोई नहीं आया। लेकिन आए हैं कितने? 6 मित्र। अब समझिएगा कैसे। अगर मान लिया जाए 4 गो आपका लड़का मित्र है, 4 गो आपका लड़का मित्र है, या 5 रख लीजिए यहां पे। मान लिया जाए 5 गो आपका लड़का मित्र है और 1 गो आपका लड़की मित्र है। 1 गो आपका लड़की मित्र है, ठीक है। अब मान लिया जाए ये जो 5 लड़का मित्र है, इसके बारे में तो आप बता दीजिएगा कि मोनू, टोनू, चोनू, मोनू, भोलू सब आ गया था पापा। जितना मेरा दोस्त था वो सब आ गया था। लेकिन आप ये नहीं बता पाइएगा कि ये वो लड़की जो यहाँ चुड़ैल है वो भी हमको देखने आई थी। ये जो चुड़ैलिया है ये भी हमको देखने आई थी, क्योंकि अगर इसके बारे में बता दीजिएगा तो बाबूजी बाटा का जूता निकाल के आपको और बीमार कर देंगे। निकालेंगे बाटा का जूता, दे दनादन आपको शुरू करेंगे और तब बताएंगे कि तू ई मित्र के बारे में तो हमको पहले कभी नहीं बताया, आज ही हमको जानकारी। इसलिए यह कहता है, क्या कहता है कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे दुख में साथ हैं, हम तुम्हारे सुख में साथ हैं। तुमको हम हॉस्पिटल में देखने भी गए, लेकिन तुम हमको बताना मत कि हम आए थे, तुम हमको गिनना मत। इसलिए यह जो अन और अ होता है यह अयोगवाह होता है। क्या होता है? अयोगवाह होता है, यानी यह साथ तो रहेगा लेकिन इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसको हम लोग गिन नहीं सकते।
अब आप कहिएगा कि चलिए सर जी यहाँ तक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आप कहिए कि सर जी आप बताए थे कि वर्ण संख्या, वर्णों की संख्या 52 है, और अभी तक जो आप बताएं तो 11 को हमको स्वर बताएं और 2 को अयोगवाह बताएं। अब सर जी ये बताइए कि अगर 11 और 2 13 को हमको अभी तक बताए हैं, और 52 में से अगर 13 निकाल देंगे तब वो बचेगा 39 को। अब 39 के बारे में बता दीजिए कि 39 को कौन कौन है। तो चलिए ना बालक हम बताते हैं कि 39 को कौन कौन है। कौन कौन है, आइए सबसे पहले यहाँ व्यंजन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए वह व्यंजन कहलाता है। ये बात तो कल भी हम बता दिए थे, ये बात तो हम लोग कल भी पढ़ चुके थे। वह व्यंजन कहलाता है, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो वह व्यंजन कहलाता है, क्योंकि स्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। और व्यंजन कहता है कि भैया हम तुम्हारे बिना नहीं चल पाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लिया जाए ये है क, ये जो क है तो क के बाद में क्या आता है, तो क के बाद में अ आता है। क के बाद में अ आता है, तो जब हम यहाँ क बोल रहे हैं तो यहाँ अ आ रहा है, यानी कि ये जो है बिना स्वर के सहायता का नहीं चल पाएगा। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए हम कह दें कि, तो आप बताइए इसको तोड़िए, यह क्या है, क है और ई है। ई क्या होता है, तो स्वर होता है, और क क्या होता है, तो व्यंजन होता है। यानी जो व्यंजन है बिना स्वर की सहायता का नहीं चल पाएगा, बिना स्वर की सहायता का नहीं चल पाएगा। अगर मान लिया जाए हम लिख दे पी, तो ये क्या हो जाएगा, ये प हो जाएगा और ये ई, यानी कि ये प व्यंजन है, ई स्वर है, यानी बिना स्वर की सहायता का नहीं चलेगा। कौन, तो व्यंजन नहीं चलेगा। आइए जब व्यंजन की बात कर रहे हैं तो आइए सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में जानें। किसके बारे में जानेंगे, स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन यानी क से म तक, क से म तक। स्पर्श व्यंजन वैसा व्यंजन जो हमारे फेफड़े से जब वायु निकले तो हमारे मुंह के अन्य भागों को छूते हुए निकले। जैसे मान लिया जाए क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अड़, द थ द ध न, प फ ब भ म। अब जैसे मान लिया जाए हम बोले प, तो हमारे फेफड़ा से हवा तो जरूर निकला, लेकिन जब हम प बोले तो हमारा दोनों ओठवा सट गया। ह बोलेंगे तब भी दोनों होठवा सट जाएगा, ब बोलेंगे तब भी सट जाएगा। यानी क से म तक जो भी हम बोलेंगे, क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ट ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो है जिसकी संख्या 25 है, इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा परिभाषा लिख लें हम लोग।
स्पर्श व्यंजन था। वह व्यंजन वह व्यंजन न ये नहीं होगा, ये परिभाषा थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। जब हमारे फेफड़े से हवा निकलती है और वह मुंह के अन्य जगहों को छूते हुए बाहर निकलती है तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाती है। अब जैसे समझ लीजिए, बोल के देख लीजिए, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ। इस तरह से आप खुद बोल के देख लीजिए कि कहाँ आपका मूर्धा में, तालू में, ओठ में, दांत में सट रहा है या नहीं सट रहा है। आपका जीभ जो जा रहा है वो दांत को स्पर्श कर रहा है, तालू को स्पर्श कर रहा है, या मूर्धा को स्पर्श कर रहा है, या ओठ को स्पर्श कर रहा है। तो 25 के बारे में तो हम बता दिए। अब आइए हम लोग आएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। अब आप कहिएगा कि सर जी अंतस्थ व्यंजन की संख्या तो आप बता दिए 4 होती है, कौन कौन? तो आइए लिखिए, य र ल व। एक बात और, यह जो य र ल और व है, इसका भी नाम होता है। देखिए, ये जो य और व है, यह जो य और व है, इसको हम लोग अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये र जो है, इसको हम लोग लुंठित कहते हैं। लुंठित क्या कहेंगे? लुंठित कहेंगे। और ल को हम लोग पार्श्विक कहते हैं। तो य और व को हम लोग क्या कहेंगे? तो अर्ध स्वर कहेंगे। र को हम लोग लुंठित कहेंगे और ल को हम लोग पार्श्विक के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद आएंगे तो एक होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, या आप इसको संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं, और इसकी संख्या भी 4 होती है। इसकी संख्या भी कितनी होती है? तो इसकी संख्या भी 4 होती है। अब आप कहिएगा कि कौन कौन? तो आइए बताते हैं। तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। क्योंकि जब आप तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह बोल के देखिए अपने से,
हाथ को यहाँ लाइए और बोलिए तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। आपके मुंह से जो हवा रगड़ खा के निकल रही है वह गर्म हवा निकल रही है, इसलिए इसको उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आइए, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर जी आप वर्णों की संख्या तो 52 बताए हैं, अब हमको ये बता दीजिए कि कौन कौन बताए। आइए बता देते हैं। आपका स्पर्श हम बता दिए 25, आपका स्पर्श कितना हो गया 25 हो गया। अंतस्थ कितना हो गया 4 हो गया। अंतस्थ कितना हो गया 4 हो गया। उसमें कितना हो गया तो 4 हो गया। उसमें कितना हो गया तो 4 हो गया, है ना। उसमें कितना हो गया 4 हो गया। स्वर कितना हो गया तो 11 हो गया। और अयोगवाह कितना हो गया तो अयोग हो गया 2। अब ये बताइए कि अभी तक कितना बताया, तो जोड़िए 25 और 4 29 और 29 4 33 33 1 34 और 2 34 10 44 और 2 46, यानी अभी तक हम आपको कुल 46 वर्ण बता चुके हैं। अब कहिएगा कि सर जी 6 वो कहाँ है, ये 6 वर्ण जो है ये कहाँ है। अभी तक तो आप 46 को बताए हैं, 6 को और बता दीजिए। तो आइए बता देते हैं। उसमें के बाद यहाँ ध्यान दीजिए होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या होती है 4। आइए होता कौन कौन है तो छ, तर, ज्ञ और स्र। तो अब जोड़ लीजिए 46 और 4 50 हो गया। 46 और 4 50 हो गया। अब 50 को जान लिए, 2 को और जान लीजिए। एक जगह होता है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, और इसकी संख्या होती है 2। अब कहिएगा कि बताइए सर जी ये 2 को कौन कौन है। 2 को कौन कौन है, तो देखिए ये 2 को है। आप ट ठ ड लिखते हैं ना, ड के बाद ढ भी लिखते हैं। इसके नीचे आप नुक्ता लगा दीजिए 2 को बिंदु, यही हो जाता है आपका द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो कितना हो गया 50 और 2 52, 50 और 2 52 हो गया। हमने आपको शुरू में बताया था 52 वर्ण। आइए आपको हमने एक एक करके बता दिया 52 वर्ण। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। मिलेंगे कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, इसके आगे एक नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए और हाँ एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी और भी शिक्षक आने वाले हैं और यहाँ से इस चैनल से आप बहुत आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सवाल हो, उसका समस्या का समाधान यहाँ मिलने वाला है। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जो है वह जरूर कर लीजिएगा। विनती है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। चलो बाबू।